वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। HPSC जी हाँ, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन से निकली हुई असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के बारे में डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं अभी, क्योंकि आप फॉर्म भर रहे होंगे, आपके फॉर्म ओपन हो चुके हैं, तो आपको दो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। इस फॉर्म भरने से पहले आपको इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। टोटल पोस्ट कितने हैं? 2404 परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पर आयोग ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन डाल रखे हैं, महत्वपूर्ण शर्तों को डाल रखा है, महत्वपूर्ण कंडीशंस को डाल रखा है, इसको आपको समझना चाहिए। दूसरा, चयन की जो प्रक्रिया है ना, इसे बड़े ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि चयन प्रक्रिया को समझेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन को करेंगे। तीसरा जो पॉइंट्स बनेगा वो अभी देखिए, दो एग्जाम्स है, पीटी और मेन, और स्क्रीनिंग टेस्ट होगा पहले, उसको हम लोग पीटी बोलते हैं, फिर एक सब्जेक्टिव एग्जाम होगा जिसको हम लोग मेन बोलते हैं। तो दोनों का सिलेबस एक ही रहेगा, क्योंकि सिलेबस तो एक ही है साइड पे फिलहाल, और वो पुराने वाले सिलेबस है, नई सिलेबस उन्होंने जारी नहीं की है। तो अब जो सिलेबस होगा तो वही सिलेबस अगर रहेगा तो क्या ऑब्जेक्टिव के लिए जो सिलेबस रहेगा वही सब्जेक्टिव के लिए भी रहेगा, या दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस जारी होगा? इन तीनों मैटर्स पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आयोग ने जो कंडीशन लगाए हैं उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। और एक बात, अगर आप नए हैं, आपने पुराने वीडियोज़ को नहीं देखा है, जब वैकेंसी निकली थी तो बताते चलें, इस फॉर्म को कौन भर सकता है? जो UGC नेट या JRF या CSR नेट पास हैं वो भर सकते हैं। दूसरा, जो नेट पास नहीं है लेकिन वो PhD है और 2009 या 2016 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, तो वो भी भर सकते हैं। यानी जो रेगुलेशन 2018 है UGC का, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर योग्यता निर्धारित की गई है। ठीक है, नेट वाले या फिर PhD वाले भर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपके पास PhD की डिग्री हो, या जरूरी नहीं है कि आपके पास नेट की डिग्री हो, क्योंकि एग्जाम बेस्ड सिलेक्शन है, API का कोई झंझट है नहीं। फ्रेशर्स के लिए शानदार अपॉर्चुनिटी है। आयोग ने उम्मीदवारों के लिए ये बताई शर्तें, क्या क्या शर्तें बनाई है, क्या क्या कंडीशन लगा है, उन कंडीशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला ये कहा रहा है कि शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के संबंध में उम्मीदवारों की पात्रता ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात 27/8 को निर्धारित की जाएगी। यानी अगर आपका कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 27 अगस्त के बाद का है तो उसे माना नहीं जाएगा, पहले यहाँ पर साफ साफ कर दिया है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं नेट अपियरिंग हूँ, है ना, तो नहीं भाई, आप PG अपियरिंग है, नेट अपियरिंग है, PhD नहीं हो अपियरिंग है तो नहीं चलेगा। आपका कंप्लीट चाहिए, यहाँ साफ साफ लिख दिया है, आपका क्या चाहिए? कंप्लीट चाहिए। नेक्स्ट, दूसरा जो कंडीशन है, सभी आवेदकों को पद की आवश्यकताओं और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को अंतिम तिथि यानी 27/8/24 तक पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले खुद को संतुष्ट कर लें कि उनके पास विभिन्न पदों के लिए निर्धारित कम से कम आवश्यक योग्यता है। पात्रता के बारे में सलाह मांगने वाली किसी भी जांच पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगर आप मान लें किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आपके जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, तो वो आपके 27/8/24 के पहले के चाहिए, बाद के नहीं। यानी जितने भी तरह के आपके प्रमाण पत्र सभी आपका अंतिम डेट से पहले चाहिए। दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र दस्तावेज उम्मीदवारों के पास अंतिम तिथि 27/8/2024 तक या उससे पहले क्यों नहीं चाहिए। अंतिम तिथि के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। साफ साफ लिख दिया है, अगर आप किसी कोटा से बिलोंग करते हैं तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो आप 27/8 के पहले बनवा लें। इसके बाद अगर आपका किसी भी सर्टिफिकेट में इसके बाद का अगर डेट आपका अंकित रहता है तो समझिए कि आपको फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि साफ साफ कंडीशन लगा दिया है। इसके बाद ये भी है, कुछ लोग है ना बाद से अभी क्या करते हैं कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम वगैरह देते हैं किसी चीज़ के लिए, तो नहीं, आपके जो मार्च 27/8/2024 तक हैं वही मार्क्स रहेंगे। उसमें अगर आप फिर बाद में कितना ही प्रोग्रेस कर लें उस मार्क्स को ऐड नहीं किया जाएगा, और जो पहले था वही अंतिम माना जाएगा। नेक्स्ट, निर्धारित आवश्यक योग्यताएं न्यूनतम है और मात्र इसके
होने से अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने का अधिकार नहीं मिल जाता। ये इनका लिखने का होता है, एक तरीका है, पैटर्न है, वो हर समय लिखा जाता है। कोई बहुत ज़रूरी मैटर तो नहीं लगा मुझे। अभ्यर्थियों को न्यूनतम योग्यता के अधिक संबंधित क्षेत्र में अपने सभी योग्यता और अनुभव का उल्लेख करना चाहिए। फॉर्म भरते समय जरूर ध्यान दें, आपके जितने भी कह सकते हैं कि आपके हैं अचीवमेंट, उन सब का जिक्र करें। ये नहीं कि इन्होंने जितना मांगा है आप उतना ही जिक्र करके छोड़ दें। क्या लिख रहे हैं साफ साफ, अभ्यर्थी को न्यूनतम योग्यता, जो आपका न्यूनतम योग्यता मांगा गया है, इसके अतिरिक्त भी संबंधित क्षेत्र में अपने सभी योग्यताओं और अनुभव का उल्लेख करना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे आपका मांगा गया है पीएचडी, कि आप पीएचडी का जिक्र करें। अगर आपने डिलीट भी कर रखे डिलीट भी डालें, अगर आपने एमफिल भी करके एमफिल भी डालें, है ना, उसको डिटेल डालना है। ये नहीं कि हम पीएचडी मांगा गया मिनिमम तो पीएचडी कर लिए हैं, नहीं, एमफिल है तो एमफिल भी डालें। इन्होंने यहाँ पे इनका किया है, उल्लेख किया है, ताकि हो सकता है आपको बाद में इसका वेटेज मिले। तो चलिए अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न को भी समझिए, जो चयन प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करते हैं। चयन प्रक्रिया में क्या रहेगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टाइम आपको 2 घंटे का दिया जाएगा और कुल अंक भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा। सभी प्रश्नों का अंक समान रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगा, नेगेटिव मार्किंग आपका रहने वाला है। प्रत्येक प्रश्न में जो एमसीक्यू रहेगा 5 ऑप्शन रहेगा। वैसे जनरली ऑप्शन कितना रहता है, 4, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन कितना रहेगा, 5। ठीक है, ए बी सी डी ऑप्शन आपका रहेगा, इसमें से किसी एक को आपको कलर करना है। अगर आपको लगता है उपयुक्त जो ए बी सी या डी में ऑप्शन है एक भी गलत नहीं, एक भी सही नहीं है, तो आपके लिए और एक ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ई। ऑप्शन ई, जब आप किसी भी उत्तर से संतुष्ट ना हो और नन ऑफ द एबव आपको मन करे कि नहीं हम उपरोक्त में से कोई नहीं का ऑप्शन चुने, तो आपको ई में कलर करना है। यानी जिस प्रश्न का आंसर आप नहीं देना चाहते, क्योंकि देखिए नेगेटिव है, मतलब आप गलत उत्तर देंगे, अंदाज से देंगे, तुक्का मारेंगे, तो आपका नंबर कटेगा, नंबर कट जाएगा। इसीलिए यहाँ पर उससे बचने का एक ही उपाय है, आप ई नंबर को कलर कर दें, तो आपका कम से कम नंबर डिडक्ट नहीं होगा, है ना। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर नंबर डिडक्ट होगा। जब आप किसी भी उत्तर को नहीं देना चाहते हैं, तो आप सीधे ई को ऑप्शन को कलर करें, यानी 5 ऑप्शन आपके काम का है। जब आपको आंसर पता है तो ए बी सी या डी में कलर करें, जब आपको आंसर नहीं पता है तो ई में चले जाएं, है ना। ई में चले जाने, कलर सब में करना ही करना है, सभी प्रश्नों में कलर आपका आंसर कलर होगा। यदि 5 वृत्तों में से कोई भी वृत्त काला नहीं किया जाता है तो 1/4 अंक काट लिए जाएंगे। जी हाँ, अगर आप ए बी सी डी में आंसर नहीं कर पा रहे हैं और आप अगर 5वां ऑप्शन भी कलर नहीं किए हैं, तो इस प्रकार के जितने भी आपके ऐसे काम करेंगे, जितने प्रश्नों के साथ आपको 0.25 अंक डिडक्ट कर लिए जाएंगे। मतलब 4 प्रश्नों में ऐसा करते हैं तो आपके 1 अंक माइनस हो जाएंगे ना, 1 अंक माइनस हो जाएगा। इसके अलावा और एक कंडीशन, यदि कोई अभ्यर्थी 10% यानी अगर वो 10 से ज़्यादा क्वेश्चंस में अटैम्प्ट ही नहीं करते, किसी में कलर नहीं करते, मान ली ए में भी नहीं, बी में भी नहीं, सी में भी नहीं, डी में भी नहीं, ई में भी नहीं, अगर उसकी संख्या 10% से एबव है, यानी 100 प्रश्न पूछा जाएगा, वो 10 से ज़्यादा है, आपको सीधे ही डिस्क्वालीफाई कर दिया, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आपका पास होने का कोई चांसेस ही नहीं, आपका कॉपी का मूल्यांकन ही नहीं होगा। प्रत्येक गलत उत्तर, अगर आप गलत उत्तर करते हैं 1/4 अंक काटा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग 0.25 का है। और बताते चलें, स्क्रीनिंग जो टेस्ट होगा इसमें जो क्या होगा, कितने लोग सफल होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट में, इसका निर्धारण क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ सीट्स हैं। मान लीजिए किसी विषय में अगर 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, मान लीजिए आपका यहाँ पे हिंदी एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, जरूरी नहीं कि हिंदी में आपको 100 सीट है, मुझे याद नहीं कितना है, मान लीजिए आपका हिंदी है, तो हिंदी में अगर 100 सीट है तो 400 बच्चों को पास किया जाएगा स्क्रीनिंग टेस्ट में, 400 बच्चों को स्क्रीनिंग टेस्ट में पास किया जाएगा। और यही बच्चा फिर कहाँ जाएंगे, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, उसमें ये 400 बच्चे एग्ज़ाम देंगे, जो आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, उसमें जाके यही 400 बच्चे एग्ज़ाम देंगे। और एक चीज़ बताते चला, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो भी नंबर लाएंगे, इसका
जो अंतिम आपका मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें इसके अंकों को जोड़ा नहीं जाएगा। तो मेरिट लिस्ट में क्या जुड़ेगा? मेरिट लिस्ट में आपका मेन का एग्ज़ाम जो आपका सब्जेक्टिव होगा प्लस इंटरव्यू का मार्क्स उसमें जोड़ा जाएगा, प्लस इंटरव्यू का ही मार्क्स जोड़ा जाएगा। ठीक है, आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट का मार्क्स नहीं जोड़ा जाएगा। ये क्लियर है? अगर आपको रिजल्ट आना है तो क्या करना होगा? आपको जो यहाँ पर आपका पेपर का पहला एग्ज़ाम है वहाँ पे न्यूनतम जो कटअप है वो 25% है, वो आपको लाने का प्रयास करना चाहिए। पेपर 1 में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगना चाहिए, यानी पीटी एग्ज़ाम में बहुत दिमाग नहीं लगना चाहिए। 25% आप आराम से ले आएंगे अगर आप सीधे मेंस का एग्ज़ाम कर देंगे। तो सीधे आप मेन का प्रिपरेशन करेंगे तो उसी से आपको इतना कवर हो जाएगा। आप 25% स्क्रीनिंग टेस्ट में ले आएंगे, आपको सीधे मेन की तैयारी करनी चाहिए, उस पर ही आपको लगना चाहिए। तो ये आपका सफलता का मूल मंत्र रहेगा। अगर आप पूरी तरह स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए लग जाएंगे संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करने, तो फिर आपका जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है वो ख़राब चला जाएगा और इसके कारण क्या होगा? आपका रिजल्ट में फिर दिक्कत हो जाएगा, रिजल्ट नहीं कर पाएंगे। आपको सीधे मेन सब्जेक्टिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहिए कि वो आपका पीटी वाला एग्ज़ाम ऑटोमेटिक कवर उसी से हो जाएगा। आपको यहाँ टॉपर नहीं बनना है, तो एबव 25% मार्क्स आपको ला के किसी तरह चले जाना है आपको अगले एग्ज़ाम के लिए। लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ये मार्क्स इतने भी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कितने लोगों को बुलाया जाएगा? तो 4 गुना में आपको आना है। ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो लेकिन अगर आप मेन का करते हैं ना, तो आपकी तैयारी पीटी के लिए ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए मेन पर। मेरा मुख्य फोकस यही है कि मेन फोकस है, आपको ज़्यादा ध्यान अपने मेन एग्ज़ाम पर देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए वहाँ पर जो फैक्ट्स है उसको भी आप नोट डाउन करते चलें, और सब्जेक्टिव कम ऑब्जेक्टिव मिलाकर आप प्रिपरेशन करें। लिखने की प्रैक्टिस अभी से ही कर दें ताकि आपकी मेन की तैयारी बहुत अच्छी हो जाए और वहाँ से आप पीटी के लिए फैक्ट भी निकाल सकें। तो फिलहाल ये था आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर मरण। और मैंने जैसा थंबनेल में भी आप सभी के लिए डाला है कि क्लासेस के बारे में कि क्या करना है, तो क्लासेस आप सभी को बहुत जल्द मिल जाएगी एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे आप ज्वाइन करें। आपको हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के क्लासेस और नोट्स भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।